हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि हम लोग यूपी टेट स्पेशल जीत की जंग क्लास स्टार्ट कर चुके हैं और आज ये लगातार सीरीज चल रही है और ये आज हमारी 7वीं क्लास है और इस सीरीज में हम बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो 25 नंबर आपके पेपर में आने वाले हैं। वो 25 जो क्वेश्चंस आपके पेपर में 30 क्वेश्चंस आएंगे, 25 क्वेश्चंस मेरे पढ़ाए हुए आएंगे। वो कहाँ से आएंगे? वो इस सीरीज से आएंगे। जो ये सीरीज चल रही है जीत की जंग, इस सीरीज से आपके 25 क्वेश्चंस आपके पेपर में 100% आने वाले हैं। तो इस सीरीज को नॉर्मली वे में मत लीजिएगा। ये सीरीज मतलब आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी मेहनत के बाद, बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद, रीड के पेपर, उत्तराखंड के पेपर, पंजाब टेट के पेपर, यूपी के पेपर, जहाँ पे जो पेपर प्रेजेंट टाइम हुए या इससे पहले जो हुए थे, सारे पेपरों को एनालिसिस करने के बाद इस सीरीज के अंदर क्वेश्चंस लगाए गए हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि इस बार 25 क्वेश्चंस हमारी जो सीरीज चल रही इसी से आपके पेपर में आए। तो सभी लोग मन लगा के पढ़ें, क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं। कोई डाउट है ही नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, प्रश्न यहीं से आएगा, गारंटी है 25 क्वेश्चन की। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज और सभी लोग लाइक कमेंट शेयर लगातार करते रहें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज 88 नंबर, कल हम लोग 87 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, आज हम लोग को 88 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, ठीक है। चलिए आइए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? यदि मोहित 1872 किलोमीटर की एक दूरी को 26 घंटों में तय कर सकता है तो मोहित की गति क्या है? मोहित की गति बताना है तो कुछ जो फार्मूले होते हैं पहले उन फार्मूलों को डिस्कस करते हैं। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल और चाल बराबर दूरी बटे समय। ये तीन फार्मूले होते हैं, एक ही फार्मूले से इनका निर्माण होता है। इस फार्मूले को ही इधर उधर भेज भाज के ये सब फार्मूले बनाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमसे कहा है यदि मोहित 1872 किलोमीटर की एक दूरी को 26 घंटों में तय करता है तो मोहित की गति क्या है? हमें स्पीड बतानी है, दूरी बताना है। दूरी बराबर क्या बताना है? स्पीड। चाल बताना है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 1872, चाल कितनी? 26, ठीक है, 26 है। आप समझिएगा, जो आपकी ये चाल है ये किलोमीटर में है और समय जो है वो घंटों में है, तो आपकी जो ये स्पीड आने वाली है ये किलोमीटर प्रति घंटे में आने वाली है। चलिए सबसे पहले कैंसिल आउट करिए इसको। 13 दूना 26, 13 एक नम 13, 5 जाएगा तो हो जाएगा 57, 13 चौको 52, फिर 5 जाएगा 13 चौको 52, फिर 2 से कटेगा 7 दूनी 14 और 7 2 दूनी 4, तो 72 किलोमीटर पर आवर ये हमारी चाल आ गई। लेकिन जो आपकी चाल है प्यारे बच्चों वो किस में दी गई है? मीटर प्रति सेकंड में। अगर आप अपने ऑप्शंस के ऊपर फोकस करते हो तो आपके ऑप्शंस देखिएगा, ऑप्शंस किस में है? मीटर प्रति सेकंड में है। और हम इसको कम से कम आज तक क्लास में 4 बार तो डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी आपके पेपर में क्वेश्चंस आए तो आप क्वेश्चंस को पहले अच्छे से समझ लेना, उसके आंसर्स के प्रारूप को समझ लेना कि वो आंसर्स कैसे आपसे पूछना चाह रहा है। उसके बाद आप आंसर पे टिक करना, कभी भी जल्दबाजी में आंसर पे टिक मत करना, क्योंकि आपकी चाल 72 किलोमीटर पर आवर आई है, आप 72 मीटर प्रति सेकंड पे आंसर मत लगा देना, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये चाल आपकी मीटर प्रति सेकंड में है। आपको चाल किस में बताना है? मीटर प्रति सेकंड में, और हमारी चाल है किस में? किलोमीटर पर आवर में। हमने इसको भी डिस्कस किया आपके साथ कि किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड में कैसे जाते हैं, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे जाते हैं। जब भी आपकी चाल दी गई है 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 चौको 72 और 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ये देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड, ये वाला आपका आंसर बनेगा। इस आंसर पे टिक मत करना, आपका आंसर जो बनेगा वो 20 मीटर प्रति सेकंड बनेगा। डाउट? एनी डाउट? कहीं पर कोई परेशानी? सबको समझ में आ रहा है? जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड में जाना होगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना होगा तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। कल भी एक क्वेश्चन हमने इसके ऊपर डिस्कस किया, एक प्रश्न आया था कल की क्लास में। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतने रुपए है, लाभ प्रतिशत 45% है, तो लाभ का मान क्या होगा? एक वस्तु का विक्रय मूल्य आपको दे दिया, ठीक है, लाभ प्रतिशत 45% दे दिया, ठीक है, दे दिया ना, हाँ, और लाभ का मान पूछा है। तो अगर हम इसको पहले अपने मेथड से फ्रैक्शन से अगर लगाना चाहें तो ये फ्रैक्शन से भी लग सकता है। इसको आप 45/100 लिख दोगे, ये 5 9 45, 5 दूनी 10 कट जाएगा। ये वस्तु का सीपी होता है और ये वस्तु पे जो होता लाभ हो रहा तो ये प्रॉफिट होता है, और एसपी क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट ना, सीपी प्लस प्रॉफिट ही हमारा एसपी होता है। तो 20 और 9 29 यूनिट का मान हम कह सकते हैं हमारे पास 638 है। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं 638/29। इतनी बात क्लियर हो गई? निकाल सकते हैं। हमें लाभ का मान बताना है, लाभ कितना है? लाभ 9 है, तो 9 यूनिट का मान बताना है, तो 638 × 9/29। अब समस्या ये आएगी, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि 29 से इसको डिवाइड करना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारे लिए, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि कैलकुलेशन हार्ड ज़रूर हो जाएगा। पहला मेथड तो ये है, यहाँ से हम जो कैलकुलेशन करके जो वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारी क्या आ जाएगी? वो हमारी क्या आ जाएगी? आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आएगा ये आप कैलकुलेट करके देखना। अब ये 29 से कितने टाइम्स में जाएगा पहले आप ये चेक करो, क्योंकि 9 8 72 और 9 8 72 मेरे हिसाब से 198 आंसर आना चाहिए इसका। देखिए क्यों? क्योंकि अगर बात करें 9 8 72, 72 का मतलब लास्ट में 2 जाएगा, और 9 8 72 मीन्स पूरा 72 का 72 कट जाएगा। या तो पॉइंट में आंसर, या तो ये आंसर ये वाला होना चाहिए। आप कैलकुलेट करके देख लेना प्यारे बच्चों कि इसका आंसर क्या रहा। बहुत सारे बच्चे इस मेथड को ही नहीं समझ पाए होंगे कि ये मेथड सर ने क्या लगा दिया, पता नहीं फ्रैक्शन, क्योंकि टेट की क्लास है और टेट की क्लास को हम थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे चलाना चाहते हैं, ज़्यादा हार्ड मतलब ये मेथड जो होता है कुछ बच्चों को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि टेट हमारे कुछ बहुत सीनियर्स लोग भी हैं वो भी देते हैं, और कुछ हमारे जो युवा हैं वो भी देते हैं। तो युवा के माइंड और सीनियर्स के माइंड में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है, डिस्टर्बेंस क्या थोड़ी सी गैपिंग होती है, इसलिए क्योंकि जो हमारे इस समय के प्रेजेंट टाइम के जो विद्यार्थी होते हैं वो रनर होते हैं, वो लगातार पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो लोग थोड़ा सा पढ़ाई में पहले से पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं, तो दोबारा उन्हें इस तरह की चीज़ें सीखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चलिए फिर हम इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर देते हैं, जिससे उन लोगों को भी समझ में आ जाए। ठीक है, आइए। आपने एक चीज़ पढ़ा है, एक चीज़ पढ़ा होगा, SP फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद बताते हैं। SP = CP 100 ± x/100, ये पढ़ा है ना। SP आपको दे रखा विक्रय मूल्य 638, यहाँ से आप CP निकाल लीजिएगा, और आपको लाभ हो रहा तो गुणे 145/100। ये 5 दूनी 10 और 5 9 45 कट जाएगा, ये 5 दूनी 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये 20 का गुणा इसमें हो जाएगा 638 × 20/29। यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस निकल आएगा, यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस निकल आएगा, ठीक है, यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। बताइए कोई परेशानी है? यहाँ तक कि यहाँ से जब आप अपना CP निकाल लेंगे और आपको प्रॉफिट बताना है, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? SP - CP, SP - CP, दोनों को घटा देंगे, आपका प्रॉफिट निकल आएगा, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ से पहले आप CP निकाल लेना अपना कैलकुलेट करके, कैलकुलेट करने अपना CP निकालिएगा, CP यहाँ पे रख दीजिएगा। SP आपको 638 दिया गया है, जो भी CP आएगा उसको माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई परेशानी? समझ गया ना? फार्मूले से सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं ये वाला फार्मूला सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट लॉस है उसका बेस है ये फार्मूला, यहीं से क्लासेस स्टार्ट होते हैं। अगर फार्मूले बेस की बात करते हैं तो क्लासेस इसी फार्मूले से स्टार्टिंग होती है। चलें आगे बढ़े भैया, चलो आइए। एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी को 7 घंटे में तय करती है। एक कार जो है उसकी स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, मीन्स उसकी स्पीड जो है, ठीक है, कोई परेशानी हुआ करे तो बोल दिया करें,
हम समझ लेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। एक कार जो है उसकी स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। एक कार अपनी स्पीड में 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है और 7 घंटे तक चलती है। अगर आप एक कार चला रहे हो और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला रहे हो और 7 घंटे चलाते हो तो टोटल डिस्टेंस आपको निकालनी होगी। क्या करोगे आप? करोगे कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हम चल रहे हैं और अगर 7 घंटे चलते हैं तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए अपने स्पीड में अपने टाइम का मल्टीप्लाई करते हो। आप सोचो, आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे हो, आप 7 घंटे चले तो टोटल कितनी दूरी चले? तो आप कहोगे 10 × 7 मीन्स 70 किलोमीटर। वैसे ही एक कार जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और 7 घंटे चलेगी तो 54 × 7 कर देंगे, स्पीड इंटू टाइम कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी दूरी हमने तय की, कितनी डिस्टेंस हमने कवर की है, ठीक है। आइए, समान दूरी को मीन्स एक कार यहाँ से यहाँ जाती है 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कितने घंटे में? 7 आवर में यहाँ से यहाँ पहुँचती। अब क्या कह रहा है? समान दूरी की मीन्स चली गई दूरी समान है, समान दूरी बराबर दूरी है। मीन्स जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ही तो आई है। जब आप स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको डिस्टेंस मिलती है, तो ये डिस्टेंस ही आई है। समान दूरी को ही चलना है, समान दूरी तो बीच में बराबर लगा दो, क्योंकि चली गई दूरी क्या है? बराबर है, तो बीच में बराबर लगा दो। समान दूरी को 6 घंटे में तय करना चाहता है, 6 घंटे में तय करना चाहता है तो उसकी चाल क्या होगी? हमने कहा ऐसो होगी, उसकी चाल ही तो हमसे पूछा है, हमने कहा ऐसो हो जाएगी। इसको काटो, 6 × 9 = 54 और 9 × 7 = 63 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड आ जाएगी। बताइए कोई परेशानी है? हम इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूले बेस में, ये तो हमने समझा दिया। बराबर दूरी की जब भी बात करें तो आप लिख सकते हो S1 T1 = S2 T2, ये फार्मूला होता है S1 T1 = S2 T2। लेकिन अगर अपने आप इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में सेट कर लो तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। क्योंकि आप एक बात को समझो, जब वो कह रहा बराबर दूरी मीन्स आपके द्वारा चला गया डिस्टेंस जो है वो बराबर है, तो बीच में बराबर लगा लो, क्योंकि आपके द्वारा चली गई दूरी बराबर है। आप 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जो 7 घंटे चलते हो, जो डिस्टेंस कवर करते हो वो इस डिस्टेंस के बराबर है, तो दोनों के बीच में बराबर लगा दो। 6 घंटे में उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? क्योंकि दूरी जो आपको चलनी है वो बराबर है, तो स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, कुछ यही होता है बस, और कोई प्रोसेस नहीं होता। बात क्लियर है सभी लोगों को? हम उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। भैया किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो। टेट स्पेशल है, ऐसे प्रश्न टेट में पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल धैर्य बनाएं, प्रश्न जरूर आएगा। आप 28 नवंबर का इंतज़ार करें, 28 नवंबर के बाद आप देखेंगे हम 29 नवंबर को आपसे रूबरू होंगे और पूछेंगे कि हमारे पढ़ाए हुए प्रश्न आए या नहीं आए, ठीक है। अभी तो कुछ भी हम कह नहीं सकते जब तक पेपर नहीं हो जाता। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक शंकु की बात कर रहा है, ठीक है भैया। एक शंकु ले लेते हैं हम लोग, ये एक शंकु है। अब समझिएगा, शंकु में ये जो होती है ये h होती है, ये हाइट होती है, और ये r होती है, और ये l जो होती है ये तिर्यक ऊंचाई होती है। इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। l तिर्यक ऊंचाई होती है हमारी। हमसे कहा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है ये πRL, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL होता है। यदि उसके आधार का क्षेत्रफल, आधार बेटा इसका क्या है? देखो आधार, अगर हम शंकु के आधार की बात करते हैं तो शंकु का आधार क्या होता है? πr²। शंकु का आधार, शंकु का आधार, शंकु का आधार एक वृत्त जैसा होता है, इसलिए हम इसको πr² कह सकते हैं। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 πr²h, ठीक है। और क्या होता है? शंकु का आयतन हो गया, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और जो भी होता जितने की ज़रूरत है उतना मुझे सामने से जितना दिख रहा है उतना याद है, उतना मैं बता दे रहा हूँ, और जो भी होता है वो होता है। चलो आइए आगे आप समझिएगा कि इसमें पूछा क्या है हमसे और हमें दिया क्या गया है ना, ये समझना है। पहले आप ये समझ लेंगे हमें दिया क्या गया, हमसे पूछा क्या, बस आंसर आ गया।
हमें शंकु का आयतन पूछा है, ये पूछा गया है। तो शंकु का आयतन निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? पहली बात तो r होना चाहिए और दूसरा h होना चाहिए। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर हम शंकु का आयतन निकालना चाहते हैं तो हमें r चाहिए और h चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो r और h आएगा कहाँ से? शंकु का आधार, शंकु का आधार हमारा क्या है? पाई आर स्क्वायर। देखो शंकु का आधार आपको दे रखा है, उसका आधार का क्षेत्रफल जो है 154 है, तो आपको पाई आर स्क्वायर का मान दे रखा है 154। तो यहाँ से पाई का मान रख दिया जाए, 22/7 रख दो डायरेक्ट, 22/7। ये 11 दूना 22, ये कटेगा 11 एकम 11 और 11 चौको 44, ये कटेगा 2 सती 14। ये 7 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 × 7, और इधर से स्क्वायर हटाओगे तो आर बराबर आ जाएगा 7। मीन्स हमें एक चीज़ मिल गई, इसकी त्रिज्या मिल गई, एच आर मिल गई 7 सेंटीमीटर। ये आर यहाँ से मिल गई। अब आगे क्या कह रहा है और समझो आगे। अब हमें एच चाहिए भैया, एक एक चीज़ चाहिए, हम एक एक चीज़ लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब तुम्हें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे रखा है 550, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यही तो होता है। तो आपको पाई मतलब 22/7, और आर का मान आपने निकाला है कितना? 7। आर का मान रख दो 7। एल का मान यहाँ से निकाल लो, ये कितना दिया गया? 550। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया? 550। तो पाई आर एल शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7 रख दिया, एल की वैल्यू नहीं दिए गए, वो निकाल लेंगे। ठीक है, ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 11 दूना 22 और 11 × 5 = 55 कटेगा, और ये 2 से कटेगा 25 आएगा। तो एल का मान कितना आ गया बाबू? 25 आ गया, 25 सेंटीमीटर एल का मान आ गया। अब हमारे पास आर आ गया और एल आ गया। एल कितना आया? ये 25 आया, और आर कितना आया? 7 आया। तो ये कितना होगा? 24। ये ट्रिपलेट होता है, हमने कल भी डिस्कस किया था आपके साथ कि ये ट्रिपलेट होता है, और ट्रिपलेट को इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट होते हैं तो हमें याद होने चाहिए। और अगर नहीं याद हैं तो आप क्या करोगे? तब भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कहोगे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ये आपका समकोण त्रिभुज बनता है बाबू। ठीक है, समझना, ये आपका समकोण त्रिभुज बनता है, और समकोण त्रिभुज में आपको ये आधार दे दिया है। ठीक है, और ये आपको विकर्ण दे दिया, कर्ण दे दिया 24 दे दिया। तो आप लगा देना आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, एच रख देना, प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, और कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको याद है कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट जो हमने कल भी लिखाया था, और हम क्लास में लगातार ट्रिपलेट की डिस्कशन करके चले आ रहे हैं, और अगर आपको ट्रिपलेट पे कन्फ्यूजन है तो आप त्रिभुज की क्लास एक बार जरूर देख लें, ट्रिपलेट आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। ट्रिपलेट बहुत ज़रूरी है, 100% मैं आज ही लिखे दे रहा हूँ कि ट्रिपलेट के ऊपर 2 प्रश्न जरूर आएगा। ट्रिपलेट के ऊपर 2 प्रश्न आपके पेपर में 100% आएगा, आज ही मैं बता दे रहा हूँ। मतलब गारंटी है कि आना ही आना है ट्रिपलेट के ऊपर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। मैथ में मैं जितना बोल दूंगा उतना ही आएगा। हाँ बिल्कुल, आप परेशान ना हो। ठीक है, अब हमें देखिए h भी मिल गया। h कितना मिला? 24। h हमारा 24 आ गया, क्योंकि 7 25 का ट्रिपलेट होता है 24। अब हमें आयतन निकालना है, आयतन निकालना है वॉल्यूम 1/3। पाई का मान कितना? 22/7। h कितना आ गया? 24, और r क्या है? 7 × 7। ये 7 से 7 कटेगा, ये तीनों 8 24 कटेगा, तो बचा क्या? 22 × 8 × 7। अब देखिए, अब हमें कैलकुलेशन करना है। 8 दूनी 16, सिर्फ यूनिट डिजिट करना, 2 8 16 और 6 7 42, लास्ट में 2 होना चाहिए। ये 2 आंसर नहीं हो सकते, आंसर हमारे पास वही 2 होंगे। कैसे? 2 8 16 और लास्ट में 6 बचेगा ना, यूनिट डिजिट की बात करो। 2 8 16, 16 का मतलब 6, और 6 7 42, 42 का मतलब 2, लास्ट में 2 होना चाहिए। 2 जगह पे है। अब क्या लगा दें? डिजिटल हम लगा दें, चलो आज डिजिटल हम लगा लेते हैं। 2 2 4 और 8 7 56, 56 का मतलब कितना? 11, 11 का मतलब 2, 2 चौको 8, मतलब इसका जो डिजिटल सम आ रहा है वो 8 आ रहा है। आओ 2 2 4 3 7 1 8, यही आंसर बनेगा।
बहुत सारे बच्चे डिजिटल सम नहीं समझ पाए होंगे। कैलकुलेशन आसान करने का सबसे अच्छा मेथड अगर कुछ भी है तो डिजिटल सम। उसमें संख्याओं को जोड़ना होता है, जैसे 2 2 4, 4 को 8 में गुणा कर दो, 8 चौको 32, 32 को जोड़ दो 5, 5 सते 35, 35 को जोड़ दो 8। तो क्वेश्चन का डिजिटल सम 8 आ रहा, तो आंसर का भी डिजिटल सम 8 आना चाहिए। वो कहाँ आ रहा है? 3 2 5, 5 2 7 1 8। जो क्वेश्चन का डिजिटल सम हो वही आंसर का डिजिटल सम होना चाहिए और आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए तो अगर डिजिटल सम की क्लास नहीं लिए हो तो प्लीज़ एक बार कैलकुलेशन आसान करने के लिए सभी लोग डिजिटल सम की क्लास जरूर पढ़ लो। हम उम्मीद करेंगे कि आपको 100% डिजिटल सम समझ में आ जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 360 है। इन दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? हम रोज ऐसे क्वेश्चन की बात करते चले आ रहे थे, एक फार्मूले की, क्या? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस पे हमने डिस्कशन किया आपके साथ हमेशा ना, हमेशा इस पे डिस्कशन किया है। बताओ कोई परेशानी है? एक मिनट बेटा। ठीक, चलिए एक मिनट। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 720 है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना? 720 है और उनका एलसीएम कितना है? 360 है। इन दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? मीन्स एचसीएफ पूछा है हमसे। ठीक है, चलिए दो संख्याओं का गुणनफल मीन्स ए और बी का गुणनफल कितना दिया गया है? 720। दोनों का गुणनफल दे दिया, एलसीएम हमको 360 दे दिया, उनका एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ पूछा है, लो आ गया 36 दूना 72, 2 आएगा उनका एचसीएफ। देखो है ऑप्शन में, लगा दो भैया। ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस फार्मूले को याद रखना। इस फार्मूले में होता क्या है? जब एक संख्या और दूसरी संख्या और एलसीएम दिया जाए तो एचसीएफ निकाल लोगे। जब एचसीएफ और एलसीएम और एक संख्या दी जाए तो दूसरी संख्या निकाल लोगे। जब दो संख्या और एचसीएफ दिया जाए तो एलसीएम निकाल लोगे। इसमें 4 तरीके के प्रश्न बनेंगे। कोई 3 लोगों की आपको यूनिट दे देगा, कोई 3 लोगों का मान आपको दे देगा और 1 लोगों का मान आपसे पूछा जाएगा। जैसे अभी पूछा एचसीएफ, देखो आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या दे रखा था कि दोनों का गुणनफल 720 है, उनका एलसीएम 360 दे रखा था, एचसीएफ पूछा था। ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल आपके टेट पेपर में क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो सभी लोग इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे और कोई भी भूलेगा नहीं। ठीक है, सब लोग याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सभी लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ाया जाए। एक व्यक्ति 25 किलोग्राम चावल को 600 रुपये में खरीदता है तथा उनको 5 किलोग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। हानि प्रतिशत क्या है? हानि प्रतिशत होता क्या है? हानि गुणे 100 बटे में सीपी, यही तो होता है। तो यहाँ पे हानि क्या हो रही? 5 किलोग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही, 5 गुणे 100, और जो हानि हो रही है उसको क्रय मूल्य में जोड़ दो। 25 का 30 किलोग्राम, जो 25 किलोग्राम चावल है और 5 किलोग्राम की जो हानि हो रही है उसको 25 और 5 में जोड़ दो, 30, वही आपका सीपी होगा। इसको कैंसिल आउट कर दो, 500 बटे में 3, 50 बटे में 3, 3 एक नम 3, 3 छक 18, 16.66% आपका आंसर आ गया। बताइए कोई परेशानी है कहीं पर? देखिए जितनी हानि हुई वो हानि लिख दीजिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। जो हानि हो वो दी गई वैल्यू जो खरीदता है उसमें जोड़ दो, उसी को सीपी बना दो और उससे डिवाइड कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई इतनी है, एक आधार की त्रिज्या इतनी, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, एक बेलन की बात की गई है, ये एक बेलन है हमारा। ठीक है, बेलन की ऊंचाई कितनी है? h बराबर 12 है, बेलन की ऊंचाई 12 है। त्रिज्या कितनी दी गई? त्रिज्या हमें 21 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है,
हमसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आयतन क्या होता है, चलो एक दो फार्मूले लिख देते हैं जिससे आपको याद रहे। ए आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल टू पाई आर एच होता है। देखो मैं भूल गया था अभी, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, अभी मैं भूल गया था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन अचानक से दिमाग जो है राउंड किया और याद आ गया। मैं तो कहाँ गया माइंड से मेरे, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि मैं फार्मूले भूल जाता हूँ, याद ही नहीं रह जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, लेकिन ये है कि जब भी मैं फिगर देखता हूँ तो मेरे फार्मूले कुछ क्लियर हो जाते हैं कि हाँ इसका यही फार्मूला होना चाहिए, बस और कुछ नहीं क्लियर होता। चलिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, ये होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास आर होना चाहिए, आर उन्होंने दे दिया 21, एच होना चाहिए, एच उन्होंने दे दिया 12, तो आ ही गया 2 गुणे 22/7 गुणे 21 गुणे 12, 7 त्रिक 21, क्या होगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, लास्ट में 4 होगा। आंसर इन दोनों में से एक होगा, ये दोनों नहीं होगा। कैसे, देखो यूनिट डिजिट का ज़्यादा गेम खेला करो। 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 का 4, लास्ट में 4 होगा। एक आंसर दो आंसर बचे, 2 गए। अब डिस्टेंस हम लगा देते हैं 2 और 2 2 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 का मतलब 6 और 6 त्रिक 18, 8 1 9, 5 4 9, 8 1 9, यही आपका आंसर आएगा। आप कैलकुलेट करके देखना, आंसर गलत नहीं हो सकता। डिजिटल सम में कैसे लगाया हमने, ये 2 है, ये 2 लिख दिया, इस 2 2 को जोड़ दिया 4, ये 3 है, ये 2 1 को जोड़ दिया 3, और 3 त्रिक का 9, 9 चौको 36, 36 का मतलब फिर से 9, और 9 दूनी 18, 18 का मतलब 9। क्वेश्चन का डिजिटल सम 9 आ रहा है। कैसे, 2 चौको 8, 8 त्रिक 24, 24 को जोड़ो 4 2 6, और 6 त्रिक 18, 18 का जोड़ो 8 1 9। क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आ रहा है 9, तो आंसर का डिजिटल सम कितना आना चाहिए 9, तो 8 1 9 और 5 4 9, तो इस वाले का डिजिटल सम जो आ रहा है वो 9 आ रहा है। आप कैलकुलेट करके देखो, आंसर आपका गलत नहीं हो सकता, 100% गारंटी है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए सबसे अच्छा कोई मेथड है तो यूनिट डिजिट और डिजिटल सम, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपने डिजिटल सम की क्लास नहीं ली है तो एक बार हमारी डिजिटल सम की क्लास लीजिए और आपके पढ़ने का नज़रिया और क्वेश्चन के कैलकुलेशन करने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा। अगर आप कैलकुलेशन को बहुत आसानी से करना चाहते हैं तो एक बार डिजिटल सम की क्लास पढ़ के देख लीजिए। मैं दावा करता हूं आप खुद ही अपने आप पेपर में डिजिटल सम का प्रयोग करोगे, क्योंकि कैलकुलेशन से बचना है। हमें गुणा करना नहीं आता, इतना बड़ा गुणा हम नहीं कर पाएंगे ना, समस्या यही है। ठीक, चलिए। एक व्यक्ति 360 की 36 वस्तुएं खरीदता है, उसे 360 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए जिससे लाभ 50% हो जाए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपके यूपी टेट में एक प्रश्न ऐसा आ जाए, बिल्कुल आ जाए, क्योंकि प्रॉफिट लॉस से 2-3 प्रश्न आने हैं आपके पेपर में, और उम्मीद करते हैं एक प्रश्न इस बार ऐसा होना चाहिए आपके यूपी टेट पेपर में। भैया क्लास के टाइम आप लोग कम कॉल किया करो, ठीक है। यूपी टेट के पेपर में ऐसे एक प्रश्न मिल सकता है। देखिए, हम एक चीज़ अभी परसों नरसों में एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और उसमें हमारे जो भारत के उद्योगपति हैं उन्होंने बहुत ही एक अच्छी बात कही थी। एक इतनी अच्छी बात कही थी कि जो ये BMW है, जैगुआर है और ऑडी है, ऐसी बड़ी बड़ी जितनी भी गाड़ियां हैं जो 50 लाख 60 लाख 70 लाख की आती हैं, उन गाड़ियों का जो प्रचार है वो टीवी पर क्यों नहीं आता। बहुत ही अच्छा, मतलब इतना अच्छा प्रश्न और उसका इतना शानदार जवाब, मतलब हम विश्वास नहीं कर सकते हैं इस तरह का आंसर। मतलब उन्होंने बोला कि जो इतनी बड़ी बड़ी मर्सिडीज, जैगुआर, ऑडी, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जिनकी कीमत लाखों करोड़ों में है, उन गाड़ियों का प्रचार टीवी पे क्यों नहीं आता। क्योंकि उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि जो गाड़ियाँ वो हैं, वो गाड़ियाँ जो लोग लेते हैं, जो लोग खरीदते हैं, उनके पास इतना समय ही नहीं कि वो टीवी पे इसका प्रचार देख सकें। उनके पास समय ही नहीं टीवी देखने के लिए। आप देखिए कितनी बड़ी बात कहा कि मतलब वो गाड़ी वही लोग खरीद सकते हैं जो अपने समय का सदुपयोग करते हैं, जो अपने 24 घंटे का पूरी तरीके का मैनेजमेंट करते हुए सदुपयोग करते हैं। वो गाड़ियों में वही लोग बैठ सकते हैं।
समझिए, अपने समय का सदुपयोग करना सीखिए। ये समय, एक दिन आज आप समय को बर्बाद कर रहे हैं, कल ये समय आपको बर्बाद करेगा। समय समय पे बदला जरूर लेता है, हर आदमी बदला लेता है, वैसे ही समय ही आपका बदला लेगा। जब समय बदला लेगा ना तो आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे, आप गिरने लगोगे, लड़खड़ाने लगोगे। ये समय बहुत ही खराब चीज़ है, क्योंकि जब तक इंसान बदला लेता है तो इंसान से बदला ले सकता है, लेकिन समय से कोई समय से बदला नहीं ले पाएगा। समय आपसे बदला ले लेगा, तब आपको समझ में आएगा कि हमने अपने लाइफ में कितनी बड़ी गलती की है। मतलब उनके वो जवाब सुनिए, इतनी बड़ी गाड़ियों पर वही लोग बैठ सकते हैं जो अपने समय का सदुपयोग करते हैं। उनके कहने का मतलब ये था, जो अपने समय को बहुत कीमती मानते हैं। ये एक ऐसा जेवरात है, हीरे आप खरीद सकते हो, सोना खरीद सकते हो जेवरों में, लेकिन ये जेवर जो समय है वो कोई नहीं खरीद सकता। ये जो बीत गया ना 2 मिनट पहले, वो कोई नहीं ला सकता। आपके जीवन में एक एक सेकंड कीमती है। अगर इस समय का हम उपयोग करेंगे तो जीवन में हम बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचेंगे, और आप विश्वास करिए वो मुकाम आपको ज़रूर मिलेगा जो आपने लक्ष्य बना के रखा। अपने लक्ष्य से कभी मत भटकना, आपको लक्ष्य ज़रूर मिलेगा। अगर लक्ष्य से भटक गए तो लक्ष्य मिलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक। और कभी भी आपके टीचर्स या माता पिता अगर आपको डांटते हैं क्लास में, तो कभी भी उस बात का बुरा मत मानना, क्योंकि अभी तो उनकी डांट आपको बहुत बुरी लगती होगी, क्योंकि आपके जीवन में कोई बॉस नाम का आदमी नहीं आया है। जब आपके जीवन में कोई बॉस नाम का आदमी आ जाएगा ना, बॉस ना, तब आपके समझ में आएगा कि वही अच्छे थे जो हमारे भविष्य को सुधारने के लिए डांटते थे, और ये बॉस नाम का आदमी हमसे काम करवाने के लिए डांटता है। भविष्य सुधारने की बात छोड़ दो, काम करवाने के लिए हमसे डांटता है कि काम करो, काम करो। तो आप अपने टीचर का, अपने माता पिता का कभी बुरा मत मानो, वो आपके भविष्य को बनाने के लिए ही आपको डांटेंगे। इसके अलावा उनके पास कोई वो आपसे जातीय या मतलब या कोई बचपन की दुश्मनी नहीं है जो आपको वो डांट के उसको अदा करना चाहते हैं। चलिए आइए इस क्वेश्चन को समझिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक व्यक्ति 360 रुपये की 36 वस्तुएं खरीदता है, 360 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए जिससे लाभ 50% हो जाए। तो हमेशा ध्यान रखना, भाव बराबर, किसी भी चीज़ का भाव निकालना हो तो प्राइस बटे नंबर करते हैं, उसके पैसों से उसकी संख्या को डिवाइड कर दिया जाए तो हमें उसका भाव पता चल जाता है कि उस वस्तु की कीमत क्या है ना। तो बस एक फार्मूला हमने आपको लिखा है, SP = CP, 100 ± x/100। मैंने अभी ये फार्मूला इससे पहले डिस्कस किया था। सेम इसी फार्मूले के ऊपर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस इसमें भाव लगा देंगे, और भाव जब लग जाता है तो भाव बराबर क्या हो जाता है, प्राइस बटे नंबर। मीन्स उस वस्तु की कीमत बटे में उसकी संख्या, और उसको डिवाइड कर देंगे तो उसका भाव पता चल जाएगा कि वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई है, ठीक है। आइए, एक व्यक्ति 360 रुपये की 36 वस्तुएं खरीदता है मीन्स CP। 360 रुपये में कितनी 36 वस्तुएं खरीदता है। 360 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचे, 360 रुपये में N वस्तुएं बेचे, ठीक है। तो उसे 50% का क्या होना चाहिए था, लाभ होना चाहिए। जिससे उसे लाभ होगा तो हमेशा 100 में जोड़ेंगे, हानि होगा तो 100 में घटाएंगे। तो लाभ होगा तो 100 + 50 कर देते हैं यहाँ पे। अब 100 + 50 तो कितना हो जाएगा, 150, और 150 बटे में 100। कोई परेशानी, 1 0 से 1 0 काट दो, 36 से कदम 36 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, कट गया। ये 15 से काट दो, 15 दूना 30 और 15 चौको 60, तो n बराबर 24 आ जाएगा, ठीक है। n बराबर 24 आ जाएगा, और ये आपका आंसर आ गया। आप कैलकुलेशन थोड़ा सा अपने हिसाब से कर लेना, शायद हमने इधर उधर काट दिया हो तो आपके समझ में ना आया हो। वैसे कैलकुलेशन हम ऐसा करते हैं कि आपके समझ में आए। अगर आपको नहीं आया है तो प्लीज़ आप अपने अनुसार अपना कैलकुलेशन कर लेना, और 24 आना चाहिए। बस इस फार्मूले को याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ से आप क्वेश्चन तुरंत लगा सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ST का 160% है तो TS का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। S जो है वो T का 160% है, तो T अगर 100 है, अगर 100 का 160%, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, 100। ये 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 160। अगर S जो है T का 160% है तो 100 का 160% निकाल दे तो कितना आ गया, 160। अब आगे क्या करना है, तो T जो है, T का मान कितना है, 100। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से गुणा। S का, जिसके साथ का या सा लगा होता है उसकी वैल्यू हमेशा बटे में जाती है। तो T जो है S का कितना प्रतिशत है, तो S का मान नीचे भेज दिया। बात को समझना बिल्कुल बहुत अच्छे से।
कहा यदि एस टी का 160% है, एस जो है वो टी का 160% है, टी का मान हमने कह दिया 100 है, 100 का 160% निकाल दिया तो एस का मान आ गया 160। अब क्या कह रहा है, कह रहा है टी जो है एस का कितना प्रतिशत है, तो टी का मान 100 है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, एस का जिसके साथ का या सा लगा होता है उसकी वैल्यू हमेशा बटे में जाती, तो नीचे आ गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दिया। 1000 बटे 16 काटो, 16 के नाम 16, 16 छंग 96, 4 जाएगा 40, 16 दूना 32, 62.50 आएगा। पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आपका आ गया। बात समझ लो, सबको समझ में आ गया है, कहीं पर कोई परेशानी तो नहीं, कहीं पर कोई डाउट, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो प्यारे बच्चों, कहीं पर कोई समस्या नहीं है। अगर आपको पूछना है, हम किसी प्रकार की बाउंडेशन नहीं रखें, अगर आप पूछना चाहते हो तो पूछ लो। आगे बढ़ाएं या तो फिर क्लास को आगे बढ़ाया जाए, कंटिन्यू करें। बहुत सारे प्रश्न आज सॉल्व करना है ना, क्योंकि हमें बहुत सारे प्रश्न कराने भी हैं, तो मैं आज बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करना है, लगभग 100, 110, 115, जहाँ तक मेरी कैपेसिटी है बोलने की मैं वहाँ तक पढ़ाता रहूँगा। आइए, दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है, उनके मध्य का अंतर 264 है, तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है? ठीक है, कोई परेशानी नहीं, छोटी संख्या तो 14 वाली ही होगी। दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है, हम इसको कह सकते हैं ये 14x है और ये 25x है। इनके मध्य का जो अंतर दिया गया है 25x माइनस 14x की जो वैल्यू दी गई वो दी गई 264। इनके मध्य का अंतर दिया गया 11x ना, 11x की वैल्यू 264, 1x की वैल्यू 11 दूना 22, 11 चौको 44, इसको हमने काट दिया 11 से। ठीक है, 24 आ गया, x का मान आ गया 24। तो कहा सबसे छोटी संख्या 14x वाली होगी, तो 14 गुणे 24 कर दीजिए, x का मान रख दीजिए, 14 चौको 56 का 86 लगा 5, 14 दूना 28, 5 33, देखिए 336 है आंसर में। ऐसा भी प्रश्न आपके टेट में आ सकता है। ठीक है, ये प्रश्न टेट में आ सकता है, बहुत कठिन नहीं, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं किया था इसमें क्वेश्चन में। उसने कहा था दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है, हमने कह दिया दो संख्याएं हैं, ये a है और ये b है, इन दोनों का जो रेशियो है वो 14:25 है। हमने कह दिया एक 14x है, दूसरी 25x है, दोनों के बीच अंतर देखो, कह रहा है उनके मध्य का अंतर 264 है। हमने कहा 25x माइनस 24x का अंतर जो है 264 है, दोनों संख्याओं के मध्य का जो अंतर है वो 264 है। 11x का मान आ गया 264, 1x का मान आ गया 24। कहा सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 14x छोटी संख्या होगी, 14 में x का मान रख दिया 24, गुणा कर दिया, सबसे छोटी संख्या का मान निकला है। चलिए आगे क्वेश्चन लगाइए आप जरा से, ऐसा क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं। ये प्रश्न हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं आपको, और उम्मीद करते हैं आप लगा लेंगे। इस प्रश्न को हम नहीं बताएंगे, आप लगाओ इसको। ठीक है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, और इस प्रश्न को आप अच्छा नहीं, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं क्या कह रहे हैं सर आप, चलो समझ लो। m1 d1 h1 अपॉन w1, ये फार्मूला होता है इसका, m2 d2 h2 अपॉन w2। ठीक है, यही तो होता है, m1 d1 h1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2। ठीक है, अब जो जो संख्या दी गई उसको रखिए। 40 व्यक्ति मीन्स मैन की संख्या दी गई, 40 व्यक्ति एक पुल की मरम्मत 12 दिन में कर सकते हैं। डे की संख्या दी गई है 40 व्यक्ति 12 दिन में। यदि 8 और व्यक्ति, अब पहले 40 व्यक्ति काम करते थे, अब 8 और व्यक्ति आ जाते हैं तो उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो मरम्मत कार्य कितने दिनों में हो जाएगा? हमने कहा D2 दिनों में हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना। उसने कहा 40 व्यक्ति एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, हमने कहा ठीक है 40 व्यक्ति हैं, मैन की संख्या रख दिया, डे की संख्या रख दिया। उसने कहा यदि 8 और व्यक्ति आ जाएं, पहले 40 लोग काम करते थे, अब 8 लोग और आ गए, अब 48 लोग काम करेंगे। जब संख्या बढ़ेगी तो काम कम दिनों में कंप्लीट होगा, पहले ज़्यादा दिनों में होता था 12 दिनों में, अब पहले 40 लोग काम करते थे, अब 48 लोग वही काम करेंगे तो कम दिनों में हो जाएगा। कितने दिनों में होगा? 12 चौको 48, 4 दहम 40, मीन्स D2 बराबर कितना आ गया? 10 दिन आ गया आंसर। बताइए कोई परेशानी किसी को भैया, कोई डाउट है? देख लेते हैं एक बार कितने प्रश्न अभी डिस्कस करने हैं हमें। बहुत हैं भैया, जल्दी करिए, बहुत ज़्यादा प्रश्न है अभी। आज जो प्रश्नों की संख्या है वो 115 तक है, और हम लोग अभी 98 पे ही गेम खेल रहे हैं। ठीक है, 98 का मतलब है अभी बहुत सारे प्रश्न हमने डिस्कस भी आपके साथ नहीं किए होंगे, 4 ही 5 प्रश्न डिस्कस किए हैं।
आइए 99 पे आइए, ये आप लगा लेंगे। ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, ये आप लगा लेना, ठीक है। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, इसको आप कैलकुलेट करना और आप खुद कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कैलकुलेट करो और इसका आंसर बताओ कमेंट करके इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन आपको ही करना है पेपर में, तो एक आध कैलकुलेशन क्वेश्चन भी करते रहो, क्योंकि आपका सिंप्लीफिकेशन से, सरलीकरण से, सिंप्लीफिकेशन से एक प्रश्न तो पक्का है, एक या दो प्रश्न आ सकते हैं, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन से प्रश्न आना है, बिल्कुल रियलिटी है, वास्तविकता है, सिंप्लीफिकेशन जरूर प्रश्न आएगा। इसलिए इस प्रश्न को आप सॉल्व करो, बहुत कठिन नहीं है, आसान ही है। और हमें लग रहा है कहीं पे कुछ गलत है, क्योंकि बटे में अगर कोई आंसर आ रहा है तो मीन्स डिवाइड में होगा, कहीं पर कोई डिवाइड होगा। चलो आप इस ऑप्शन पर मत बिलीव करना, आप अपने ऑप्शन लगाओ, ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं डिवाइड का चिन्ह है और डिवाइड का चिन्ह नहीं लगा हुआ, क्योंकि आंसर अगर डिवाइड में आ रहा है तो इसमें कहीं पर डिवाइड का चिन्ह होना चाहिए था। कोई बात नहीं, आप अपना सॉल्व करो, सिर्फ जोड़ना घटाना है, बहुत आसान सा है, जोड़ो घटाओ बताओ। चलो आओ, आइए 100 नंबर पे विजय पाते हैं देखो विजय है भी 100 नंबर पे विजय पाते हैं। बहुत लंबी सीरीज चलानी है और थोड़ा सा आप लोग फास्ट पढ़ें, जिससे कि ये सीरीज जल्दी समाप्त हो, नहीं तो आपका टेट का पेपर हो जाएगा और फिर हमारी सीरीज रुक जाएगी, ठीक। आइए, यदि विजय 17.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है तो 26 घंटे में विजय के द्वारा तय की गई दूरी क्या है, ठीक है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय लगा दो, दूरी बराबर चाल गुणे समय, और चाल आपकी मीटर प्रति सेकंड में है तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दो। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं गुणे 26, यही होगा। ये पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये काट दो, 5 3 15 5 25, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 9 18, क्या बचा 7 गुणे 9 गुणे 26। अब करो 7 9 3 3 6 18, लास्ट में 8 होना चाहिए, आंसर ये आना चाहिए। आप कहोगे सर कितना फास्ट मार दिए ना कैलकुलेशन, देखो 7 9 63, 63 का मतलब 3 और 3 6 18, लास्ट में 8 होना चाहिए, यही पे है आंसर आपका आ गया, ठीक। 18/5 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि आपकी समय जो है वो घंटे में, आवर में है, और चाल मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और आंसर आपका आ गया, ये देखिए 16,638। आइए, x का 30%, y का 40% समान है। x का जो 30% है वो y के 40% के समान है, मीन्स y के 40% के बराबर है, ठीक है। कोई बात नहीं, परसेंट से परसेंट काट दो, 0 से 0 काट दो, x y को इधर भेज दो, x बाई वाई इक्वल टू 4/3, मीन्स x और y का जो अनुपात बनेगा वो 4:3 बनेगा, y अनुपात x। और अगर x अनुपात y की बात करोगे तो बनेगा 3:4। आपसे पूछा क्या है, y अनुपात x, मीन्स यही पूछा है, सॉरी गलत, x अनुपात y जो बनेगा वो बनेगा 4:3, और y अनुपात x जो बनेगा वो 3:4 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे x का मान कितना है 4 और y का मान कितना है 3। तो यहाँ पे देखो x का मान 4 और y का मान 3। हमसे पूछा क्या, y अनुपात x। देखो यही चीज़ है पेपर में क्वेश्चंस के आंसर पे ध्यान देना, क्योंकि बच्चा जैसे 4/3 निकालता है आंसर 4:3 लगा देता है, लेकिन बेटा ध्यान दो ये x अनुपात y नहीं, क्वेश्चन यही करेगा इस बार टेट में 100%। इस बार टेट आपका यही करने वाला है, कुछ क्वेश्चन ऐसा उसको घुमाएगा कि बच्चा ध्यान नहीं देगा। जो बच्चे थोड़ा सा नॉलेज होता है, थोड़ा सा क्या मतलब पढ़ने में अच्छे होते हैं, उनको ऐसा नहीं कहेंगे, थोड़ा सा नॉलेज होता है। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनकी थोड़ा सा कैलकुलेशन स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा होती है, वो फास्ट करते हैं। जो फास्ट करेंगे वो ध्यान अगर नहीं देंगे तो उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसने यहाँ पे y अनुपात x पूछा तो आंसर बनेगा 3:4। चलिए, यदि एक संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है, ठीक है, कोई बात नहीं भैया, कुछ भी कहो, वो संख्या मान लो कि वो संख्या जो है वो x है। अब जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करेंगे। एक संख्या का 40%, संख्या का 40%, 40/100, उस संख्या के 1/4 से कितना अधिक है, 105 अधिक है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दो, कैलकुलेट कर लो, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लो, ये 4x/10 है, माइनस का x/4 है, इक्वल टू 105 है। यहाँ पे 40 एलसीएम ले लो, ये 10 चौको 40, 4 चौको 16x, और 4 दाम 40 माइनस का 10x इक्वल टू 105, ठीक है। 16 से इसको घटा दो तो ये आ जाएगा 6x इक्वल टू 105 गुणे 40, ठीक है। x बराबर आ जाएगा, इसको काट दो, 6 से कटेगा, चलो 3 दूनी 6,
3 त्रिका 9, तीनों 25 15 और 2 से काट दो, 20 दूना 40 और 35 दूना 70, तो वो संख्या कितनी आ गई 700, संख्या निकाल आई। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा करना होगा भैया ऐसे प्रश्नों में, इसमें कोई गेम नहीं खेल सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब है तो जरूरी नहीं कि वो शॉर्ट से सॉल्व हो जाए, जैसी लैंग्वेज है वैसे हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, वैसे हमें कैलकुलेट करना होगा जैसे उसकी लैंग्वेज होगी। पहले उसने जैसा बोला वैसा किया। तो संख्या तथा संख्या के 35% में अंतर कितना है? तो संख्या 700 है, संख्या के 35%, 35/100 में अंतर कितना है, यही पूछा है। तो संख्या और संख्या के 35% में अंतर कितना है? 725 35 के 5 80 लगा 3 7 21 2 24, 700 से घटा दो, ये लगभग 455 के करीब में जाएगी, देख लेते हैं। 10 से 5 जाएगा 5, 9 से 4 जाएगा 5 और 6 से 2 जाएगा 4, आंसर आ जाएगा 455। देखिए बिल्कुल सही टिक लगाया था। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज तो भैया समझनी होगी पेपर में, वो जैसा कहेगा हमें वैसा करना होगा। उसने कहा यदि एक संख्या का 40%, हमने कहा संख्या x है उसका 40%, 40/100, उस संख्या के 1/4 से, उस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है तो बीच में माइनस का चिन्ह लगा दो, दोनों घटा दोगे तो 105 जो अधिक है वही आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर कह रहा है इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, फिर कैलकुलेट किया तो x का मान निकल आया। x क्या है? वो संख्या है, संख्या का मान निकल आया। कह रहा है तो संख्या तथा संख्या के 35% में कितना अंतर होगा? तो संख्या तथा संख्या के 35% में कितना अंतर होगा? 455 का अंतर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। राजू ने 15 प्रति गिलास की दर से गिलास खरीदे तथा 12 प्रति गिलास की दर से उन्हें बेच दिया। 42 गिलास बेचने पर हानि प्रतिशत क्या होगी? ठीक है, कोई परेशानी नहीं। राजू ने 15 गिलास प्रति गिलास की दर से खरीदा, ये सीपी है, एक गिलास की कीमत 15 रुपये, और 12 गिलास प्रति की दर से बेच दिया, ठीक है। 15 रुपये में खरीदा, 12 रुपये में बेचा, तो आपको लॉस होगा कितने रुपए का? 3 रुपये का। और कितने गिलास पे? 42 गिलास पे। तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, हानि कितने रुपए की हुई? 126 रुपये की। बात समझिएगा, राजू ने एक गिलास 15 रुपये का खरीदा और 12 रुपये का बेचा। एक गिलास 15 रुपये में खरीद के लाए, 12 रुपये में बेचे, तो कितने रुपए की हानि होगी? 3 रुपये की। ऐसा काम आपने कितने गिलासों पर किया? 42 गिलासों पर। तो एक गिलास पे अगर 3 रुपये की हानि है तो 42 गिलासों पर कितने रुपए की हानि होगी? 126 की। अब हमें लॉस परसेंट बताना है, तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है? लॉस इंटू 100 अपॉन में सीपी। चलो जो है उसको रखो। लॉस हमारे पास 126 रुपये का है, गुणे 100। अब सीपी हमें चाहिए। सीपी मीन्स एक गिलास की कीमत 15 रुपया है तो 42 गिलास की कीमत निकालना, तो 42 से गुणा कर दें, तो 15 गुणे 42। अब समझिएगा, इसी चीज़ को हम, ये जो लॉस है हम इसको 126 ना लिख के कैलकुलेशन आसान करने के लिए 3 गुणे 42 लिख लें। देखो कैलकुलेशन आसान करने का तरीका बता रहे हैं। हम इसको मल्टीप्लाई करके ना लिखे ना, 3 गुणे 42 तो लिख ही सकते हैं ना। ये देखो 42 से 42 काट दो, तीनों 25 15 काट दो और 5 दूनी 10 काट दो, 20% आपका आंसर आ जाए। देखो कैलकुलेशन आसान करना, अगर कैलकुलेशन आसान करना है तो मैथड कुछ सीखने होंगे, वो पैटर्न सीखना होगा, वो दिमाग लगाना होगा कि उस टाइम हमें क्या ज़रूरत है। हमें सीपी चाहिए थी, ठीक है, हमें सीपी जो है ये एक गिलास की कीमत है और 42 गिलास की कीमत चाहिए। तो 15 में 42 का गुणा करोगे तभी तो 42 गिलास की कीमत आएगी। तो सीपी 15 गुणे 42 लिख दिया। अब यहाँ पे लॉस रखना है, एक गिलास पे 3 रुपये का लॉस है, तो 42 गिलास पे लॉस निकालना, तो 42 से गुणा करोगे तो लॉस हमने 3 गुणे 42 लिख दिया, 42 से 42 काट दिया, आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो कैलकुलेशन का अपना अपना फंडा है, जैसा जैसा आप सीखते हो वैसा वैसा लगाओ। हमारी कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है कि आप मेरी तरह ही लगाओ, ठीक है। आइए 104 नंबर देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य तथा लघुत्तम समापवर्त्यों का गुणनफल इतना यदि एक से वही है। देखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को आप जरूर पढ़ के जाना, पेपर में ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य मीन्स एलसीएम और एचसीएफ का गुणा दे रखा है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। काटो 12 का नम 12, कितना बचेगा 9, 12 8 96, दूसरी संख्या हमारी 18 आ जाएगी। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ए अनुपात बी पूछा है। पहली संख्या कितनी है 12, दूसरी संख्या कितनी है 18, 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 अनुपात 3, दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा।
देखो अगर संख्या पूछा दूसरी संख्या क्या तो आप 18 लगा देते, लेकिन उसने क्या कहा इन दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। अनुपात पूछा तो दोनों संख्याओं का अनुपात निकाल दो, 6 दूनी 12 और 6 तिरिक 18। बात क्लियर है सभी लोगों को? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा तो पूछ लीजिए। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, 35 आम बेचने पर प्राप्त लाभ 7 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 35 आम बेचने पर एसपी जो है 35 है, लाभ जो है लाभ 7 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, जो प्रॉफिट है वो 7 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। मीन्स सीपी इससे 7 रुपये कम रहा होगा। जब हमने कहा 1 रुपये में एक वस्तु बेची जाती है, तो जब 35 वस्तु बेचते हो तो 7 रुपये का लाभ होता है। जब 35 रुपये में 35 वस्तु बेचे तो 7 रुपये का लाभ हुआ, तो वस्तु जो खरीदी गई होंगी वो 28 रुपये में खरीदी गई होगी, क्योंकि 35 रुपये में बेचा, 7 रुपये का लाभ हुआ तो वस्तु की कीमत 28 रही होगी। तो लाभ प्रतिशत पूछा 7 × 100/28। देखो कितना आसान है, ऐसे क्वेश्चन लगाओ। 7 चौको 28, 25 चौको 100, 25% का आंसर आपका आ जाएगा। कहोगे सर क्या कर दिया ये सब, पता नहीं क्या करते जा रहे हो। कह रहा है 35 आम बेचने पर, तो हमने कहा 35 आम का एसपी 35 रुपये है, ठीक है। 35 रुपये में 35 आम बेचे गए, मीन्स 1 रुपये में 1 आम बेचा गया, ठीक है। लाभ 7 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ हमने लिख दिया, जो प्रॉफिट है वो 7 रुपये का है। अगर 35 रुपये में 35 आम बेचे गए, 7 रुपये का लाभ हुआ, तो 28 रुपये में 28 आम खरीदे गए होंगे, और कैलकुलेट कर दिया, आपका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार 3500 अंकित मूल्य वाला एक कोट 2800 रुपये में बेच देता। छूट प्रतिशत बताइए। 3500 रुपये की एक वस्तु है, 2800 रुपये में बेच देते हो, तो छूट कितने की दे रहे हो? ये एमपी है, अंकित मूल्य है, और ये एसपी है, ठीक है। 3500 रुपये की एक वस्तु है, 2800 रुपये में बेच रहे हो, कितने रुपए की छूट दी है? 700 की। इसको छूट प्रतिशत बताना है कि कितने प्रतिशत की छूट दे रहे हो, तो छूट × 100 में जो सीपी होता है वही हमारा एमपी का काम करता है। जो सीपी होता है वही हमारा एमपी का काम करता है, मार्केट प्राइस का काम करता है। 35 दूना 70, 20% की। बताइए कोई परेशानी किसी को? कहीं पर कोई डाउट है भैया? बहुत आसान प्रश्न है ये। एसपी और सीपी की बात कर सकते हो कि एक वस्तु हम 3500 रुपये में खरीद के लाए हैं, 2800 रुपये में बेचे हैं, तो कितने रुपए की हानि हुई है। जब एसपी और सीपी होता तो हानि निकल के आता, और जब एमपी और एसपी है तो छूट बताता है। वो बस बात, दोनों बात एक ही है, कोई बात डिफरेंट नहीं है। आइए, 240 और 320 पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 240 और 320 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अच्छा, ओ सॉरी 120 पे टिक लगा दिया। 120 से ये डिवाइड है, बट ये डिवाइड नहीं है, तो 80 होगा। 8 तिरिक 24 और 8 चौको 32, और कोई भी संख्या है ही नहीं जिससे वो सब डिवाइड हो। चलो, एक समचतुर्भुज के विकर्ण ये है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। ये एक समचतुर्भुज है, ये इसके विकर्ण होते हैं, ठीक है। A B C D, ये इसके डायगोनल D1 है, ये इसका डायगोनल D2 है, ठीक है। कोई परेशानी? अगर हम इसके परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप इसका होता है 4A, 4x कह सकते हो या ये कह दो x है, ये भी x है, क्योंकि समचतुर्भुज मतलब सारी भुजाएं समान हैं, तो परिमाप सभी भुजाओं का योग होता है। क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 D1 × D2, ये क्षेत्रफल होता है, ठीक है। हमसे क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल पूछा तो 1/2 D1 कितना है? 14 × 24, काट दीजिए, 2 7 14, 7 से गुणा करो, 7 चौको 28 का 8 हाथ से लगा दो, 7 दूनी 14, 2 16, 168। ये देखो 168 आगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। फार्मूला याद होगा तो एडवांस मैथ के क्वेश्चन जरूर लग जाएंगे, और टेट में ये आपके सिलेबस में है, चतुर्भुज आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप फार्मूले याद रखो, क्षेत्रफल और आंसर निकाल लो। जो जो दिया गया उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। चलिए, अमित को अपनी मोटरसाइकिल 2400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। 3500 रुपये में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ठीक है, कोई बात नहीं। इसके लिए हमने शायद आपको क्लास में पढ़ाया है SP1/100 ± x पढ़ाया है, और ऐसा क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। SP2/100 ± x1 और x2 कह सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला होता है। पहले वस्तु को क्या कह रहा है, देखो अब समझो
कह रहा है अमित मोटरसाइकिल को 2400 रुपये में बेचता है, तो उसे क्या होता है 20% की हानि होगी, तो 100 से 20 घटा देना, कितना हो जाएगा 80, 3500 रुपये में बेचने पर, ये चाहिए 24,000 है तो ये 35,000 है, 35,000 रुपये में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो 100 प्लस एक्स, लाभ होगा तो प्लस का एक्स, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये 1 2 3 1 2 3 कट गए, ये 8 कन्नम 8 और ये 8 त्रिक 24, ये भी कट गया, कोई परेशानी नहीं। इसको इधर गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 350 और 3 का गुणा इधर कर दो, ये 10 का गुणा इसमें करो तो 350 और 3 का गुणा इधर कर दो तो ये 300 और 3 का गुणा x में करो तो 3x और 300 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 50 बराबर 3x, 3 से कटेगा 3 एक 3 3 6 18 16.66% है कोई, ये 67। बताइए कोई परेशानी। पहली कहा अमित को अपनी मोटरसाइकिल 24,000 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती, तो 24,000 रुपये पहली वस्तु का मूल्य रख दिया, 20% की हानि हो रही तो 100 से 20 घटा दो, जब हानि होगी तो 100 से घटाएंगे और जब लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे, 100 से 20 घटा दिया 80 रख दिया, और ये 35,000 रुपये की वस्तु में जब उसको 35,000 में बेचते हैं तो कितने रुपए का लाभ होगा, कितने % का लाभ होगा, तो 35,000 बटे में 100 प्लस x जो है प्रतिशत लाभ है। ठीक है, कैलकुलेट कर लिया, आपका आंसर आ गया 16.66%। ये लास्ट क्वेश्चन है और आप इसे बताएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी करना नहीं। 600 रुपये में एक पुस्तक बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। SP = CP है, वही फार्मूला देखो बार बार लग रहा है, इस फार्मूले को रट लो। ठीक है, आप लोग इससे जल्दी क्वेश्चन लगा सकते हो, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, वरना फार्मूले से बताने की भी शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग इतना दिमागदार हो। देखो कैलकुलेट कर लो, बस आपका आंसर आ जाएगा CP बराबर 500 रुपये। जो बच्चे फ्रैक्शन से लगाते हैं वो फ्रैक्शन से ही लगाएंगे, कोई परेशानी नहीं हमें, हम ये अपना जो मेथड है वो चला रहे हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया 600 रुपये, हमने विक्रय मूल्य 600 रुपये रख दिया, उस वस्तु का CP पूछा हुआ है, 20% का लाभ होता तो 120/100 कर दिया, कैलकुलेट कर दिया, आंसर आ गया। चलिए, एक ट्रेन जो है 95 किलोमीटर पर आवर की गति से जाती है और 85 किलोमीटर प्रति गति से प्रारंभिक स्थान पर वापस आती है। मीन्स एक ट्रेन जो यहाँ से यहाँ जाती है कितनी स्पीड से, 95 किलोमीटर पर आवर की चाल से ये गई है। फिर क्या होता है, इतनी ही दूरी तय करके वापस आती है, कितनी चाल से, 85 किलोमीटर पर आवर की चाल से। मतलब चली गई दूरी तो अलग अलग है, लेकिन सॉरी उनकी स्पीड जो है वो अलग अलग है, स्पीड तो अलग अलग है लेकिन इनके द्वारा चली गई दूरी बराबर है। तो हमने बोला था जब भी चली गई दूरी बराबर होगी तो आप औसत चाल कैसे निकालोगे भैया, हम ये आज चौथी बार आपको पढ़ा रहे होंगे क्लास में। औसत चाल बराबर 2AB/A+B का फॉर्मूला लगाएंगे। A और B हमारी चाल होती हैं, A और B हमारी चाल होती हैं। पुट कर दो 2 गुणे 95 गुणे 85 बटे में 95 प्लस 85 और कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लेना, कोई परेशानी तो नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि चली गई जो दूरी हो, देखो जितना ये यहाँ से यहाँ जाता है उतना ही यहाँ से यहाँ वापस आता है। जब चली गई दूरी बराबर होगी तब आप औसत चाल का ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे 2AB/A+B और आपकी औसत चाल निकल आएगी। आप कैलकुलेट कर लेना। चलिए, अब कितने रह गए हमारे प्रश्न, थोड़ा सा तेज हमने पढ़ाया है, बस 3 प्रश्न और रह गए। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये क्वेश्चन काटे ही दो। चलिए, क्यों मिस्टेक है अब आप समझ गए होंगे, शायद यहाँ पे √3 है या कुछ है, यहाँ पे कुछ ऐसा लगा नहीं है। वैसे आसान क्वेश्चन है, अगर आप लगाना चाहोगे तो कहो मैं सही कर दूँ। चलो मैं बता देता हूँ, ये 2√3 है। ठीक है, ये जो दिया गया है ये 2√3, आप लगा लेना इसको। ठीक है, अरे यार कलर चेंज कर दो इसका बस। ठीक है, ये 2√3 है। अब समझ गए, आपको त्रिभुज की भुजा दी गई, ऊंचाई ज्ञात करना है। फार्मूला मैं लिखे दे रहा हूँ, A/H = 2/√3। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इससे लगा देना। A दिया गया है 2√3 और ऊंचाई आपको ज्ञात करना है H 2/√3। 2 से 2 कट जाएगा और √3 से √3 में गुणा होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। कैलकुलेट कर लेना अपने अनुसार। ठीक है, ये फार्मूला है। चलिए, 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे जाते हैं, 60 प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं, तो लाभ या हानि पर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको डाल लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर साल आपके पेपर में एक ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन को लगाने का मेथड सीखना। CP और SP इस पर डिपेंड होगी, जब भी लाभ और हानि की बात होगी और CP और SP ही होगा। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ, मैंने क्लास बंद करने जा रहा था।
मैं यहीं से रोकने जा रहा था, लेकिन मैंने सोचा एक क्वेश्चन और आ गया अच्छा सा, इसको भी बता के तभी एंड करते हैं क्लास को, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, परेशान बिल्कुल मत हो, ये क्वेश्चन आप लगा लेना और इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं बस, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लगा लेना, एक मैं बता देता हूँ। आइए, 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे जाते हैं। 100 संतरे जो हैं आप 400 रुपये में खरीदते हो और 60 प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं, मीन्स 60 रुपये में 12 संतरे बेचे जाते हैं। अब समझना, 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे जाते हैं। जब आप संतरे खरीदने जाओगे तो सबसे पहले आप संतरे लेना, बाद में रुपए देना, ये कॉन्सेप्ट है इसका। सबसे पहले आप क्या करोगे, संतरे ले लोगे, बाद में रुपए दोगे। पहले हम सामान लेंगे, बाद में रुपए देंगे। 100 संतरे हम लेने गए तो पहले हमने 100 संतरे ले लिए, फिर हमने उसको 400 रुपये दे दिए। फिर दूसरा क्या है, बेचने वाला, 60 प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं, मीन्स 60 रुपये में 12 बेचे जाते हैं। तो सबसे पहले हमने सामान ले लिया 12, फिर हमने उसको 60 रुपये दे दिया। बात क्लियर हो गई, कोई परेशानी? सबसे पहले हम सामान लेंगे, बाद में रुपए देंगे। जैसे दूसरा कह रहा है 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं, मीन्स 60 रुपये में 12 बेचे जाते हैं। तो सबसे पहले हमने 12 सामान ले लिया, बाद में 60 रुपये दे दिया, ठीक। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसको आप ध्यान रखना। इसका गुणा इसमें करते हैं 12 चौको 48, 4800। इसका गुणा इसमें करेंगे 6000, ठीक है। 4800 रुपये की वस्तु है, 6000 रुपये में बेच दो। देखो अब ये सीपी आ गया, ये वस्तु का सीपी आ गया और ये वस्तु का एसपी आ गया। 4800 रुपये में आप एक वस्तु को खरीद के लाए थे, 6000 रुपये में बेचे हो तो आपको लाभ होगा। आप सोचो 48 रुपये की वस्तु 60 रुपये में बेची जाए तो लाभ होगा। 4800 रुपये की वस्तु है, 6000 रुपये में बेची जाए तो क्या होगा, लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ होगा, 1200 रुपये का लाभ होगा। ये 1200 रुपये का प्रॉफिट आएगा। आप एसपी से सीपी को माइनस कर देना, आपका लाभ निकल आएगा, ठीक है। हमसे लाभ परसेंट पूछा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी। सीपी कितना है, 4800। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 चौको 48 और 4 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 25%। 25% मीन्स 25% का लाभ। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सॉरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत 2021 100% लिख लीजिए। टेट में 2021 में एक प्रश्न यहाँ से आना है, बिल्कुल फाइनल है, अभी फाइनल है, मतलब इसके बाद फाइनल करने की जरूरत नहीं, आज ही फाइनल है कि 2021 में एक प्रश्न जरूर आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, सबसे पहले हम सामान ले लेंगे, बाद में रुपए देंगे, सामान ले लेंगे, बाद में रुपए देंगे। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, वस्तु का क्रय मूल्य निकल आया, वस्तु का विक्रय मूल्य निकल आया। हमसे लाभ प्रतिशत पूछा, जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो 4800 रुपये है, जो वस्तु का विक्रय मूल्य है वो 6000 रुपये, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 1200 रुपये का लाभ हुआ, ठीक। तो लाभ परसेंट पूछा है, तो लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, 25%। बात क्लियर है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये प्रश्न आप लगा लेना। इसके बाद हम लोग मिलते हैं कल। त्रिभुज के ऊपर है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, 2 समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना इतना है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताना है, बता लोगे? चलिए एक प्रश्न लगाना, अगर नहीं होता तो फिर देखा जाएगा, हम भी नेक्स्ट क्लास में इसको सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से दे देंगे और क्या, एक क्वेश्चन आपको और बता देंगे। लेकिन पहले अगर आप लगा लोगे तो कमेंट कर देना, जिससे मुझे इस क्वेश्चन को बताना ना पड़े। अगर सभी लोग लगा लोगे तो नहीं बताया जाएगा, अगर नहीं लगा पाओगे तो बताया जाएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी लोगों के लिए आज ही इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।